नए साल की शुरुआत होने वाली है। जिस तरह हम हर साल कुछ ना कुछ अपने गोल्स ज़रूर बनाते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या स्पिरिचुअल गोल्स हो, बिल्कुल उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने फाइनेंशियल गोल्स भी बनाएं। हर साल मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूं अपने फाइनेंशियल गोल्स और आपको भी रिकमेंड करता हूं कि उस पर आप अमल करें। तो इसी तरह अब मैं आपके साथ 2022 के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स जो मैंने बनाए हैं वो शेयर करूंगा और आपको उसमें रिकमेंड करूंगा कि किस किस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। तो चले आए, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, फाइनेंशियल गोल्स का बनाना या आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मनी गोल्स का बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे साल इधर उधर धक्के खाने से बेहतर है कि इंसान 5-6 घंटे लगाकर अपने फाइनेंशियल गोल्स तैयार कर ले। जो भी आपका साथी है, चाहे आपकी वाइफ हो या अगर कोई काम करने वाली खातून है तो उनके शौहर हो या फिर बहन भाई हो या माँ बाप हो, उनके साथ बैठकर इन फाइनेंशियल गोल्स को तैयार कर ले ताकि आने वाले साल में आपको कोई मुश्किल ना हो। मैं भी अपने फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर काम कर रहा था काफ़ी दिन से, अब वो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, मैंने लिख लिए हैं, तो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा और आपको उस पर गाइड भी करूंगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी गोल हो उसको कभी भी जो है ना, आप सिर्फ जहन में ना बनाएं, उसको लिखें ज़रूर। तो जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं, अपने सामने नहीं रखेंगे और उसको अमेंड नहीं करते रहेंगे वक्त के साथ साथ, जब तक कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जहन में रखकर आप हर चीज़ नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से फाइनेंशियल गोल्स भी हैं, उनको भी आपको लिख कर बनाना पड़ेगा। देखिए, पहले तो ये समझें कि फाइनेंशियल गोल्स का बनाना इतना ज़रूरी है क्यों। देखिए, वो इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि बल्कि मैं तो आजकल के लिहाज से कहूँगा, आप देखें कितनी इन्फ्लेशन है, उसके अलावा कितनी मुश्किलात हैं। तो अगर आप इन तमाम चीज़ों को मैनेज नहीं करेंगे तो हर चीज़ के लिए आप जो है वो फ़िक्रमंद रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे और जो है वो फिर उससे क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी के दूसरे मामलात भी बहुत ख़राब होने लगते हैं। लेकिन जब आपके एक तरीके के तौर पे आपने हर चीज़ सेट करके, प्लान करके बनाई हुई होगी, तो आपको चीज़ों में यकीन माने बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला मेरा अपना गोल मैंने यहाँ लिखा है, उसको मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। मैंने ये सोचा है कि मैं जो भी मेरा बजट है मैं उसके साथ स्टिक रहूँगा। ये सबसे पहली चीज़ है, यानी कि जो मैंने अपना बजट, देखें इसको मुश्किल चीज़ मत समझें, बजट बड़ा आसान समझें। मेरी आमदनी यानी मेरी इनकम जो आ रही है और मेरे खर्चे यानी जो मेरे एक्सपेंस हो रहे हैं, बस उन दो चीज़ों को आपने लिखना है। बस कि भाई ये मेरी आमदनी है, चाहे वो कितनी भी ज़राए से आ रही है, और ये मेरे खर्चे हैं जो कि मैं जिस जिस चीज़ के ऊपर भी कर रहा हूँ। इसको कहते हैं सिंपल बजट। जब आप ये दोनों चीज़ें लिख लेंगे और उसके बाद आप देख लेंगे कि हाँ भाई, मेरी आमदनी 10 रुपये और मुझे कितना मेरा खर्चा हो रहा है, तो इस बजट के साथ मैं स्टिक रहूँगा। जो भी मैं डिसाइड करूँगा अपनी लाइफ में, यानी कि आपका मुख्तलिफ हो सकता है, मेरा मुख्तलिफ हो सकता है। बहरहाल जो पहली चीज़ है वो मैंने सोची कि जो भी बजट मैं तैयार करूँगा उसके साथ स्टिक रहूँगा, उसमें गड़बड़ नहीं करूँगा। ठीक है। दूसरा जो मैंने अपना फाइनेंशियल गोल लिखा है वो है इमरजेंसी फ़ंड का। देखें, हमने पिछले सालों में देखा जब कोरोना आया, कितनी एकदम से लोगों के ऊपर मुश्किल आई और भी बहुत सारे मामलात हुए, लोगों की नौकरी चली गई, बिज़नेस ख़त्म हो गए। तो अगर किसी के पास पैसा नहीं था उस वक्त, उसने इमरजेंसी फ़ंड नहीं बनाया था, तो उस सूरत में वो समझ लें कि इतनी परेशानी का शिकार हुआ कि हम सब इस बारे में जानते हैं। अगर आपने इमरजेंसी फ़ंड अपना रखा है, यानी कि इमरजेंसी फ़ंड को आसान लफ्ज़ों में कहूँ कि जो भी आपके घर का ख़र्चा है, 20,000, 30,000, 40,000, उसको आप अब एक अकाउंट में रखना शुरू कर दें 6 महीने के बराबर। 6 महीने इसलिए कह रहा हूँ, लोग 3 महीने भी कहते हैं, लेकिन मैं 6 महीना कहूँगा। यानी कि आपके घर का खर्चा 40,000 है, तो 40,000 को मल्टीप्लाई करें 6 से और एक अकाउंट के अंदर, जिसको आप अपना इमरजेंसी फ़ंड समझें, उसके अंदर डालना शुरू कर दें और वो जमा करके रखें। उसको बिल्कुल टच मत कीजिएगा। वो आपका इमरजेंसी फ़ंड है, अल्लाह ना करे कोई मुश्किल आपके ऊपर आती है तो आप उस इमरजेंसी फ़ंड को यूज़ कर सकें और 6 महीने तक परेशानी का शिकार ना हो और दूसरी आमदनी का आप जो है वो ज़राया हासिल कर सकें। तो इसी तरीके से मैं भी अपना एक इमरजेंसी फ़ंड तैयार रखता हूँ। वैसे तो मैंने किया हुआ है, लेकिन ये कि मैंने सोचा है कि उसको 6 महीने का करके बिल्कुल जो है उसको मैंने टच नहीं करना है। अच्छा, जो तीसरा मैंने अपना यहाँ मनी गोल लिखा है वो एक मैंने लिखा है कि भाई मैं अब कर्ज़ों से बाहर जाऊँगा। मेरे जितने भी मैंने बहुत दफ़ा मैंने लोन्स लिए और इस्लामिक बैंक से डेट बहुत था, लेकिन मैंने सब ख़त्म कर दिया, सिर्फ एक बाकी रह गया है। तो ये मैंने सोचा है कि इस साल मैं बिल्कुल इस डेट को ख़त्म कर दूंगा और मज़ीद किसी कर्ज़े में बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ूंगा। सो आई वांट टू गेट आउट ऑफ डेट।
तो ये एक जो है ना, ये मेरा एक और गोल है, फाइनेंशियल गोल आने वाले साल का। उसके बाद मैंने एक गोल जो अपना चौथा लिखा है वो ये है कि मैं जितना कमाऊंगा उससे कम पर जीने की कोशिश करूंगा। बड़ा आसान है, यानी कि अगर मैं 10,000 कमाता हूँ तो मैं अब 12,000 पे नहीं जीऊँगा, क्योंकि अगर मैं 10,000 कमा के 12,000 की लाइफ स्टाइल बनाऊँगा तो मैं मुश्किल में रहूँगा, परेशानी में रहूँगा। तो जो भी मैंने कमाना है मैंने उससे कम के ऊपर जीना सीखना है, यानी कि 10,000 कमाऊँगा तो 6,000 8,000 के ऊपर जीना सीखूँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो बड़ी पुरानी मिसाल है ना कि चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाने चाहिए, बिल्कुल वही बात है। पाँचवा गोल जो मैंने लिखा है वो है उससे मिलता जुलता है, कि यानी कि मैं ख़र्चा कम करूँगा और सेव ज़्यादा करूँगा। यानी कि अपने जो भी मेरे ख़र्चे हैं उसके लिहाज से उसको कंपेयर करते हुए कम से कम, यानी कि 10,000 का ख़र्चा है तो 5,000 सेव भी होना चाहिए मेरा। क्योंकि अगर ये सेव नहीं होगा, इसका मैं आगे बताऊंगा इस सेविंग से क्या करना है, तो मैंने खर्चे कम करने हैं और सेविंग को बढ़ाना है अपनी। अगर सेव आज मैं 2,000 करता हूं तो अब मैं अगले साल में 2,500 करना शुरू करूंगा, 2,500 करता हूं तो 3,000 करना शुरू करूंगा। सेविंग का जो भी मेरी परसेंटेज है उसको बढ़ाऊंगा और ख़र्चे की मेरी जो भी परसेंटेज है उसको कम करूँगा। छठा गोल जो मैंने अपने यहाँ लिखा है वो है कि भाई मैं पैसे जो सेव करूँगा ना, उसमें से ख़ास तौर पे जो बड़े आइटम्स में अब पूरे साल में अगर मुझे ख़रीदने पड़ते हैं ना, वो मैं कैश पे ख़रीदूँगा। इसकी क्या वजह है? देखिए, होता क्या है कि जब हम बड़े आइटम्स वगैरह ख़ास तौर पे क्रेडिट कार्ड से ख़रीद लेते हैं और फिर उसको उतारने के लिए हमें बाद में इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और या फिर उससे उसकी कीमत से ज़्यादा पैसे मुनाफे के साथ वापस देने पड़ते हैं। तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ जो मैं कैश से नहीं ख़रीद पा रहा, क्रेडिट कार्ड से मुझे ख़रीदनी पड़ती है, उसके लिए मैं पैसे जमा करके रखूँगा ताकि वो बड़ी चीज़ मैं कैश पे ख़रीद सकूँ, और उसको मैं लोन और कर्ज़े से ना लूँ। मिसाल के तौर पे गाड़ी है, आप बैंक से गाड़ी लेने जाएँ, 20 लाख की गाड़ी आपको 35-40 लाख की पड़ती है जब आप उसका पूरा लोन उतारते हैं तो, ठीक है ना? तो ये तो जैसे एक बड़ा आइटम है ना, इसी तरीके से घर के और भी बड़े आइटम हो सकते हैं। अब तो लोग फर्नीचर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें भी जो है वो किस्तों के ऊपर ले लेते हैं और उनको मज़ीद बहुत पैसे देने पड़ते हैं। तो ये वो बड़े आइटम्स है जिसके लिए मैंने सोचा है कि मैं पैसे जमा करके रखूँगा, तो अगर जब भी ख़रीदना होगा तो उसको कैश पे ख़रीदूँगा। अच्छा, जो सातवां फाइनेंशियल गोल है वो है, देखें, अब मैं पे चेक टू पे चेक नहीं जीऊँगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कमाया खा गए, कमाया खा गए, कमाया खर्च कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि 10,000 कमाए, 10,000 खर्च कर दिए, ख़त्म, हाथ ज़ीरो, बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सोच लें। देखें, अगर आप अपने खर्चा कम नहीं कर सकते तो अपनी आमदनी को बढ़ाएं। आमदनी को बढ़ाने के लिए मिसाल के तौर पे आप कहते हैं यार मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ती, तो उसके साथ साथ कोई पार्ट टाइम करें, कोई 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 बिज़नेस करें, कुछ भी करें, अपनी पैसिव इनकम के कोई ज़राए निकालें, लेकिन आमदनी के ज़राए बढ़ाएंगे तो आमदनी बढ़ेगी। तो जब आमदनी बढ़ेगी तो उसके बाद जो है क्या होगा कि आप सेव भी कर सकते हैं, उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो पे चेक टू पे चेक ना रहे, बल्कि अपनी आमदनी को बढ़ाएं। अच्छा, उसके बाद जो आठवां गोल मैंने यहाँ अपना लिखा है वो है कि देखें, घर से रिलेटेड है, वो ज़रूरी नहीं है सबके ऊपर अप्लाई हो। तो यानी कि मेरे घर के कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि कंस्ट्रक्शन के रह गए हैं, या फिर कुछ लोगों के उसके पैसे देने हैं, तो वो चीज़ मुझे इस साल में ख़त्म करनी है। तो ये ज़रूरी नहीं है आपके ऊपर भी अप्लाई करती हो, मेरे ऊपर करती थी तो मैंने लिख लिए, तो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप भी इसको ज़रूर अपना गोल बनाएं। अच्छा जी, उसके अलावा बच्चों के लिए देखें, ये बहुत ज़रूरी है। आप सबके बच्चे होंगे जो भी शादीशुदा हैं, इसी तरह मेरे भी बच्चे हैं। तो अब बात यह है कि उनकी पढ़ाई और उनके जो मामलात हैं ज़रूरी, यानी कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी मामलात है, तो उनकी पढ़ाई का फ़ंड बनाना है। यानी कि एक अकाउंट ऐसा होना चाहिए जिसमें उनके आने वाले साल की पूरी फ़ीस जो है वो मेरे पास होनी चाहिए, या अगर पूरे साल की नहीं तो 2-3 महीने की ज़रूर जमा करके रखनी चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो फ़ंड्स हैं उसको मैनेज करके रखना है ताकि उस पर कोई असर ना पड़े। कुछ भी हो जाए, बच्चों की तालीम के ऊपर जो है वो सेक्रीफाइस नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, उसके अलावा आखिरी जो है वो यही मैंने अपना गोल बनाया जो कि हमेशा हर साल से चल रहा है, रिटायरमेंट फ़ंड का। यानी कि भाई रिटायर कभी ना कभी तो होना है ना, वैसे तो ज़िंदगी मौत का नहीं पता, कब मौत आ जाए। हमने देखा पिछले साल बहुत सारे हमारे करीबी लोग थे जो अब हमारे साथ नहीं है। तो रिटायरमेंट फ़ंड समझ ले कि करना तो चाहिए, लेकिन अपने बिलीफ के साथ करना चाहिए। यानी कि होता क्या है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो दो चीज़ें होती हैं, या तो वो काम करने के काबिल नहीं रहता, या फिर उसको दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। और जब वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है तो
अक्सर व बेशतर हम देखते हैं कि वो ज़लील ख्वार भी होता है। तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है, और उसके अलावा ऐसी हालत में जब हम काम करने के काबिल ना हो, यानी कि रिटायरमेंट, तो उस वक्त जो है हमारे पास एक ऐसा फ़ंड हो जो हमें उस वक्त की ज़िंदगी के लिए सपोर्ट करे। और उसको आपने जवानी से करना होता है, यानी कि अगर आप उसको 40-50 साल तक जमा करते रहेंगे, 30-40 साल तक, तो ही वो एक ऐसा फ़ंड तैयार होता है जो आपकी रिटायरमेंट पे आप शॉक्ड हो जाते हैं कि यार वाकई अब मेरे पास इतना पैसा आ गया है। लेकिन जवानी में ये बात समझ में नहीं आ रही होती। तो ये रिटायरमेंट फ़ंड को आपको ज़रूर बनाना है। देखिए, याद रखिए, फाइनेंशियल गोल्स तो मैंने आपको बताया क्यों ज़रूरी है, और एक चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि इसको लाज़मी आपको लिखना पड़ेगा पहले। जब तक आप लिखेंगे नहीं, फ़ायदा नहीं है। तो एक तो इसको आप लिखें, और दूसरा जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप लिखें उस पे अमल भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें कर ली और सिर्फ लिख के या फेंक दिया वो पेपर कहीं। आराम से उसको लिखें और उस पर अमल करें, तब जाके जो है आप नए साल में जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं उसके ऊपर आप अमल कर सकेंगे और उससे फ़ायदा उठा सकेंगे और दूसरों को भी उससे फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। तो दोस्तों, ये तो मेरे अपने फाइनेंशियल गोल्स थे और उसी पे मैंने आपको कुछ मशवरे भी दे दिए। अगर आपको पसंद आए तो लाजमी सबके साथ शेयर करें, क्योंकि हमारे माशरे में इन चीज़ों के ऊपर बहुत कम बात की जाती है। तो इसीलिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इसके ऊपर बात करूँ, आपको इसकी नॉलेज आप तक पहुँचाऊँ। तो ज़रूर दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।